नमस्कार। भारत के खेतों की कहानी सिर्फ बीज, पानी और धूप की कहानी नहीं है। इसमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी ताकत जो ट्रैक्टर को ईंधन देती है और फसल को बाजार तक पहुंचाती है। आज हम उसी अदृश्य लेकिन सबसे जरूरी तत्व यानी कृषि वित्त की कहानी को समझेंगे। जरा सोचकर देखिए, बीज हो, खाद हो या फिर ट्रैक्टर, इन सब के लिए क्या चाहिए? सूरज और बारिश तो कुदरत देती है, लेकिन उसके बाद किसान के लिए सबसे जरूरी इनपुट क्या होता है? जी हां, कर्ज, क्रेडिट। यही वो चाबी है जिससे खेती का लगभग हर दरवाजा खुलता है। लेकिन यही कर्ज भारतीय किसान के लिए एक दोधारी तलवार भी रहा है। कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। किसान की सबसे बड़ी और पुरानी चुनौती यही रही है, पैसा कहां से आएगा? और दशकों तक इस सवाल के दो बहुत अलग अलग जवाब थे। यहां पर दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ हैं साहूकार जो पीढ़ियों से कर्ज देते तो आए हैं, लेकिन उनकी ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं और शर्तें भी अक्सर शोषण करने वाली। और दूसरी तरफ है बैंक और सहकारी समितियां, यानी एक फॉर्मल सिस्टम जो सस्ता, समय पर और सही मात्रा में कर्ज देने का वादा करता है। भारत की कृषि की कहानी असल में इन्हीं दो सिस्टम्स के बीच की खिंचातान की कहानी है। तो इस साहूकारी व्यवस्था का औपचारिक यानी फॉर्मल विकल्प क्या है? यहीं पर कृषि वित्त या एग्रीकल्चरल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। देखिए, 1953 की ये परिभाषा इसे बहुत अच्छे से समझाती है। कृषि वित्त का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसान ने कर्ज ले लिया। नहीं, ये इस बात का भी अध्ययन है कि जो संस्थाएं कर्ज दे रही हैं, वो कैसे काम करती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये भी देखता है कि खेती को कर्ज मिलने में पूरे समाज का क्या फायदा है। मतलब ये सिर्फ एक लेन देन नहीं है, बल्कि एक पूरी आर्थिक व्यवस्था है। और इसका महत्व बहुत ही बड़ा है। सही फाइनेंसिंग, आप समझिए, एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की तरह है। ये किसान को नई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रिप इरिगेशन या बेहतर बीज इस्तेमाल करने में मदद करता है, जिससे पैदावार बढ़ती है। इससे न सिर्फ किसान की आमदनी बढ़ती है, बल्कि ये देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये आधुनिक खेती की नींव है। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि कर्ज देने वाली इन दो दुनियाओं में कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ है वो अनौपचारिक दुनिया, साहूकार, व्यापारी, जमींदार। ये एक बिखरा हुआ नेटवर्क है। और दाईं तरफ है संस्थागत दुनिया, एक संगठित ढांचा जिसमें सहकारी बैंक, कमर्शियल बैंक और खास तौर पे ग्रामीण इलाकों के लिए बनाए गए बैंक शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो बैंक्स हैं, ये कैसे तय करते हैं कि किसे कर्ज देना है और किसे नहीं? वो एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कर्ज के 3R कहते हैं। इसे कहते हैं कर्ज के 3R। मान लीजिए एक किसान ट्रैक्टर के लिए लोन चाहता है, तो बैंक सबसे पहले पूछेगा रिटर्न्स, क्या ट्रैक्टर से होने वाली कमाई उसकी किश्तों से ज्यादा होगी? दूसरा सवाल, रीपेमेंट कैपेसिटी, क्या फसल बिकने के बाद किसान के पास इतनी कमाई होगी कि वो वक्त पर किश्त चुका सके? और तीसरा, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, अगर किसी साल सूखा पड़ गया या फसल खराब हो गई तो क्या किसान उस झटके को सह पाएगा? बस यही वो 3 सवाल हैं जिनके जवाब हर बैंक ढूंढता है। तो सबसे अहम बात यह है कि किसान की साख यानी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके पास जमीन कितनी है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि उसका खेती का काम आर्थिक रूप से कितना फायदेमंद और टिकाऊ है। तो ये बैंक और उनका ये पूरा सिस्टम गांव तक पहुंचा कैसे? ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था। चलिए उन ऐतिहासिक फैसलों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस बदलाव की नींव रखी। ये टाइमलाइन उस पूरी यात्रा को दिखाती है। कहानी शुरू हुई 1969 में, जब सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसका मकसद था कि बैंक सिर्फ मुनाफा ही ना देखें, बल्कि कृषि जैसे जरूरी क्षेत्रों को भी कर्ज दें। फिर 1975 में खास तौर पर ग्रामीण गरीबों के लिए रीजनल रूरल बैंक बनाए गए। और 1998 में आया किसान क्रेडिट कार्ड, जिसने किसानों के लिए कर्ज लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान कर दिया। ये दशकों तक चला एक सोचा समझा प्रयास था। किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य एकदम साफ था, किसानों को बार बार बैंक के चक्कर काटने और लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई से बचाना। इसका मकसद था कि जब भी किसान को जरूरत हो, पैसा उसकी पहुंच में हो, आसानी से और कम लागत पर। और इसका असर देखिए, साल 2007 तक 1.5 लाख से भी ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो चुके थे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पूंजी पहुंची।
ये दिखाता है कि एक सही पॉलिसी जमीनी स्तर पर कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। तो इस पूरे सिस्टम को डिजाइन और कंट्रोल कौन करता है? कौन है जो इसके नियम बनाते हैं? चलिए अब थोड़ा और ऊपर मैक्रो लेवल पर नजर डालते हैं। इन सब के केंद्र में है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई को आप इस पूरे सिस्टम का हेड मास्टर समझ सकते हैं। यही नियम बनाता है, सभी बैंकों के बीच तालमेल बिठाता है और जरूरत पड़ने पर बैंकों को फंडिंग का बैकअप भी देता है, जिसे रीफाइनेंस कहते हैं। इसका काम है ये पक्का करना कि पूरी मशीनरी ठीक से और मजबूती से चलती रहे। लेकिन आरबीआई को तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था देखनी होती है। इसलिए ये महसूस किया गया कि कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस करने के लिए एक स्पेशल संस्था की जरूरत है। और इसी सोच के साथ 1982 में नाबार्ड का गठन हुआ। और ये इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा है। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि गांव के हर छोटे बड़े उद्योग के विकास के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ये एक तरह से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक सुपर बैंक है। तो साहूकारों के चंगुल से लेकर नाबार्ड जैसी संस्थाओं तक भारत ने कृषि के लिए एक मजबूत वित्तीय ढांचा तो तैयार कर लिया है। लेकिन अब जब पैसा खेतों तक पहुंच रहा है तो असली सवाल ये है, क्या सिर्फ कर्ज ही काफी है या अब अगली चुनौती बाजार, टेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन से निपटने की है? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।